नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, क्षय रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह इंसानों में केवल फेफड़े को प्रभावित करता है। 2. BCG यानी बैक्टीरियल कैलमेट गुएरिन का टीका इसकी रोकथाम के लिए उपलब्ध एकमात्र टीका है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनुच्छेद 355 की सही व्याख्या करता है? इसका सही जवाब था, इसमें कहा गया है कि संघ का यह दायित्व होगा कि वह किसी भी बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में राज्यों की रक्षा करे। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित पूर्वी घाट की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। 2. इसके जल ग्रहण क्षेत्र कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में है। 3. हेमावती तथा लक्ष्मण तीर्थ कावेरी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स यानी WTI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस पुरस्कार की शुरुआत नीति आयोग ने की। 2. इसकी मेजबानी नीति आयोग के अंतर्गत महिला उद्यमिता मंच के तत्वाधान में की गई है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक अंतर सरकारी संगठन है। 2. इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई है। 3. इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह फायर एंड फॉरगेट सिद्धांत पर काम करती है। 2. इसकी उड़ान रेंज 350 किलोमीटर तक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, सुजलाम 2.0 अभियान हाल ही में शुरू किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह जल जीवन मिशन का एक हिस्सा है। 2. यह सामुदायिक और संस्थागत ग्रे वाटर मैनेजमेंट एसेट्स के निर्माण पर केंद्रित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। अगला प्रश्न था, नवीनतम विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. नई दिल्ली लगातार चौथे वर्ष दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनी रही। 2. चीन ने सुधार जारी रखा क्योंकि उसके आधे से अधिक शहरों में पिछले वर्ष की तुलना में वायु प्रदूषण का स्तर कम था। 3. भारत का कोई भी शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा निर्धारित 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, इस्लामिक सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। 2. इसमें 100 देशों की सदस्यता है। 3. मालदीव OIC का सदस्य नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अंतिम प्रश्न था, भारतीय सेना में रेजिमेंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मेजर रॉबर्ट क्लाइव ने भारतीय सेना और उसकी इन्फेंट्री के रेजिमेंट के गठन का काम शुरू किया था। 2. 1947 के बाद भारतीय सेना ने जाति या समुदाय के आधार पर कोई और रेजिमेंट नहीं बनाई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था दोनों 1 और 2। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। करेंसी स्वैप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान करने का एक समझौता है। 2. करेंसी स्वैप के दौरान विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन A, केवल 1। स्वैप का तात्पर्य है लेन देन। करेंसी स्वैप 2 राष्ट्रों के बीच पूर्व निर्धारित शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान करने का एक समझौता है। अतः कथन 1 सही है। करेंसी स्वैप के दौरान किसी भी प्रकार के विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं होते हैं। अतः कथन 2 सही नहीं है। केंद्रीय बैंक और सरकारें विदेशी समकक्षों के साथ अल्पकालिक विदेशी मुद्रा की लिक्विडिटी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेंसी स्वैप समझौते करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, केवल 1। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।
आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1973 से 74 के तेल संकट के मद्देनजर की गई। 2. इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट का प्रकाशन IEA के द्वारा किया जाता है। 3. IEA की सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य होना अनिवार्य है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA अपने सदस्य देशों के आपातकालीन भंडार से और अधिक तेल जारी करने पर विचार कर रहा है। ऐसा रूस यूक्रेन संघर्ष और रूस पर संभावित प्रतिबंधों के बीच गंभीर आपूर्ति चिंताओं को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1974 में पेरिस, फ्रांस में की गई थी। यह मुख्य रूप से आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी ऊर्जा नीतियों पर फोकस करता है। इसकी स्थापना 1973 से 74 के तेल संकट के मद्देनजर की गई थी ताकि इसके सदस्यों को तेल आपूर्ति में बड़े व्यवधानों की स्थिति में मदद मिल सके। अतः कथन 1 सही है। IEA के द्वारा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्ट्स हैं: वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक्स, वर्ल्ड एनर्जी बैलेंसेस, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव और इंडिया एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। अतः कथन 2 सही है। IEA 30 सदस्य राष्ट्रों से मिलकर बना है। इसकी सदस्यता की उम्मीदवारी के लिए OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का सदस्य होना अनिवार्य है। अतः कथन 3 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ओमान केवल संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यमन और सऊदी अरब के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है। 2. नसीम अल बहर भारत और ओमान का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सत्य हैं। भारत और ओमान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम यानी POC के तहत कुछ क्षेत्रों में एक साथ काम करेंगे। भारत और ओमान भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं। ओमान के साथ स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश हैं उत्तर पश्चिम में संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, दक्षिण पश्चिम में यमन और पश्चिम में सऊदी अरब। अतः कथन 1 सही है। भारत और ओमान की तीनों सेनाएं नियमित रूप से द्विवार्षिक तौर पर द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास करती हैं। थल सेना अभ्यास अल नजह, वायुसेना अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज, नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर। अतः कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी समितियां भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है? 1. मलीमत समिति, 2. कोठारी समिति, 3. माधव मेनन समिति। नीचे दिए गए कूट में से सही विकल्प का चुनाव करें। केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर केवल 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। हाल ही में सरकार ने भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन की कार्यवाही शुरू की है। इन संशोधनों का लक्ष्य आपराधिक कानूनों में व्यापक बदलाव करना है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली का तात्पर्य उन सरकारी एजेंसियों से है जो कानून लागू करने, अपराध पर निर्णय लेने और आपराधिक आचरण को सुधारने में संलग्न है। 2000 की मलीमत समिति ने भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार की अनुशंसा की थी। आपराधिक न्याय सुधार पर मेनन समिति ने अपनी रिपोर्ट 2007 में सौंपी थी। आपराधिक न्याय प्रणाली पर एक राष्ट्रीय नीति का मसौदा तैयार करने के लिए इसका गठन किया गया था। अतः विकल्प सी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। अगला प्रश्न है, असम राइफल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. असम राइफल्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है। 2. असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2, यानी पहला कथन सही है। हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में असम राइफल्स के 187वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया, जिसका आयोजन मेघालय की राजधानी शिलांग में किया गया था। असम राइफल्स केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अंतर्गत एक केंद्रीय अर्धसैनिक बल है।
अतः कथन एक सही है। इसकी शुरुआत 1835 में कछार लेवी नामक एक मिलिशिया समूह के रूप में हुई थी, जो मुख्यतः आदिवासियों के हमले से अंग्रेजों के चाय बागानों तथा उनकी रिहाइश यानी निवास क्षेत्रों की रक्षा किया करती थी। असम के क्षेत्रों में प्रशासन एवं वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार में इसकी भूमिका उल्लेखनीय मानी जाती है। समय के साथ इसे नागरिकों का दाहिना हाथ तथा सेना का बायां हाथ कहा जाने लगा। असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास है, अतः कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम अपनी सिफारिशें सीधे प्रधानमंत्री को भेजता है। 2. भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1, यानी दूसरा कथन सही है। केंद्र ने नियुक्तियों पर न्यायपालिका के साथ संघर्षों को कम करते हुए 9 नामों पर अपनी सहमति दे दी है। इनमें जम्मू कश्मीर से आने वाले वे 2 नाम भी शामिल हैं जिनको सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम ने दोहराया है। कॉलेजियम प्रणाली की उत्पत्ति सर्वोच्च न्यायालय के ही एक निर्णय से हुई है और इसका कार्य है न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण के संबंध में अनुशंसाएं करना। भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अतः कथन 2 सही है। जहां तक भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI की बात है, तो निवर्तमान यानी पद मुक्त होने वाले CJI अपने उत्तराधिकारी के नाम का सुझाव देते हैं। कॉलेजियम अपनी सिफारिशें कानून मंत्री को भेजता है, जिसके बाद में प्रधानमंत्री के पास भेजा जाता है और इसी के आधार पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के निर्यात वृद्धि के प्रमुख क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्यात, रत्न और आभूषण निर्यात शामिल हैं। 2. पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कमी आई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 2022 में $400 बिलियन के निर्यात का लक्ष्य हासिल कर लिया है। व्यापारिक निर्यात में $400 बिलियन की उपलब्धि निर्यात में 21% से अधिक की वृद्धि को दिखाता है। भारत के निर्यात वृद्धि के प्रमुख क्षेत्रों में इंजीनियरिंग सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्यात, रत्न और आभूषण निर्यात शामिल हैं। इसलिए कथन 1 सही है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में 147.6% की वृद्धि हुई है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, GSAT-7 श्रृंखला के सैटेलाइट्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें इसरो द्वारा रक्षा सेवा की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया है। 2. GSAT-7 सैटेलाइट को 2013 में लॉन्च किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने GSAT-7B सैटेलाइट की खरीद को मंजूरी दी। GSAT-7 सैटेलाइट रक्षा सेवाओं की संचार जरूरतों को पूरा करने के लिए इसरो द्वारा विकसित उन्नत उपग्रह है, इसलिए कथन 1 सही है। GSAT-7 सैटेलाइट को अगस्त 2013 में फ्रेंच गुआना से एरियन 5 ECA रॉकेट से लॉन्च किया गया था, इसलिए कथन 2 सही है। इस उपग्रह का वजन 2650 किलोग्राम है। यह सैटेलाइट मुख्य रूप से भारतीय नौसेना द्वारा अपनी संचार जरूरतों के लिए उपयोग किया जाता है। GSAT-7 सैन्य संचार जरूरतों के लिए सेवाओं की एक श्रृंखला प्रदान करता है। इसमें मल्टीबैंड संचार सहित कम बिट वॉइस रेट से लेकर हाई बिट रेट डाटा सुविधाएं शामिल है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था। 2. FCRA पंजीकरण एक बार दिए जाने के बाद 10 वर्षों के लिए वैध होता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। गृह मंत्रालय ने उन गैर सरकारी संगठनों के FCRA पंजीकरण की वैधता को और बढ़ा दिया है जिनका नवीनीकरण आवेदन सरकार के पास 30 जून तक लंबित है। विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA वर्ष 1976 में आपातकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है।
इस एक्ट के तहत प्रत्येक व्यक्ति या गैर सरकारी संगठन को पंजीकृत होने की जरूरत होती है जो विदेशी डोनेशन हासिल करना चाहता है। इसके एक्ट के तहत हासिल की गई निधियों का इस्तेमाल केवल उसी उद्देश्य के लिए करना होता है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है और अधिनियम में निर्धारित किया गया है। FCRA पंजीकरण एक बार दिए जाने के बाद 5 वर्षों के लिए वैध होता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1 ऑस्ट्रिया, 2 स्लोवेनिया, 3 जर्मनी, 4 लिथुआनिया। उपर्युक्त में से किन देशों की सीमा चेक गणराज्य के साथ नहीं लगती है? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3 या फिर केवल 2 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। चेक गणराज्य की संसद ने एक बहुराष्ट्रीय नाटो बल के हिस्से के रूप में स्लोवाकिया में 650 चेक सर्विस मेंबर्स को तैनात करने की योजना को मंजूरी दी है। चेक गणराज्य को ऐतिहासिक रूप से बोहेमिया के नाम से जाना जाता है। यह मध्य यूरोप में एक लैंडलॉक देश है। इसकी सीमा दक्षिण में ऑस्ट्रिया, पश्चिम में जर्मनी, उत्तर पूर्व में पोलैंड और दक्षिण पूर्व में स्लोवाकिया से लगती है, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 2 और 4। अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त है। 2 CBI निदेशक को CVC अधिनियम 2003 द्वारा CBI में 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2 या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2, यानी दोनों कथन सही हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीरभूम हिंसा मामले में CBI जांच का आदेश दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI भारत की प्रमुख जांच एजेंसी है। यह कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में काम करता है। CBI को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 से जांच करने की शक्ति प्राप्त है, इसलिए कथन 1 सही है। अधिनियम की धारा 5(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा रेलवे क्षेत्रों और राज्यों सहित अन्य क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, बशर्ते राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के तहत सहमति प्रदान करे। निदेशक CBI को CVC अधिनियम 2003 द्वारा CBI में 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बाजरा ज्यादा पानी की खपत वाली फसल नहीं है। 2. बाजरा ग्लूटेन फ्री और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला भोजन है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे सेफ।